सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के बारे में। ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और जिसे बेस्ट सोलो फिल्म भी कह सकते हैं। वैसे ये फिल्म काफ़ी दिमाग लगा के देखने वाली है, लेकिन काफ़ी अच्छी फिल्म है और बहुत ज़ोरदार स्टोरी है। तो चलिए फिर इसकी कहानी शुरू करते हैं। हमने कैप्टन अमेरिका 1 यानी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था कि बकी बार्न्स ट्रेन से नीचे गिर गया था और सबको लगा था बकी बार्न्स मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था, वो हाथ के बल गिरा था, इसलिए उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। हाइड्रा वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसका इलाज करते हैं। इसके बाद वो उसका हाथ काट देते हैं और उसकी जगह वाइब्रेनियम का एक बहुत मजबूत हाथ लगा देते हैं। इसके बाद वो उसके दिमाग पे कंट्रोल करते हैं और उससे बहुत गलत काम करवाते हैं। अब वो हाइड्रा का बस एक एजेंट बन चुका था जिसको अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम डालते हैं जिससे कि वो बहुत पावरफुल हो जाता है और बन जाता है द विंटर सोल्जर। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि शील्ड असल में हाइड्रा ही है। जब हाइड्रा तबाह हो गया तब हाइड्रा ने शील्ड पे कब्जा कर लिया, जिसकी खबर किसी को नहीं थी, निक फ्यूरी को भी नहीं। शील्ड के लोग काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो सारा काम हाइड्रा के लिए कर रहे थे, जो कि इनडायरेक्टली बुरा काम था। इसीलिए किसी को पता नहीं था कि शील्ड और हाइड्रा एक ही है। डॉक्टर आर्नेम जोला, जो कि रेड स्कल के खास साइंटिस्ट थे, वो जब मर गए थे उनके दिमाग को हाइड्रा वालों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में रख लिया था, जो कि उनको गाइड करता था और बहुत सारे काम भी संभालता था। अलेक्जेंडर पीएस, जो शील्ड का डायरेक्टर था, वो दरअसल हाइड्रा के लिए काम करवा रहा था, जिसकी खबर निक फ्यूरी को नहीं थी। और अलेक्जेंडर के आदमी हाइड्रा का ही मिशन पूरा करते थे। इनमें से मेन था ब्रॉक रमलो। स्टीव रॉजर्स, जो कि 70 साल तक बर्फ में जमा था, अब वो इस नई दुनिया में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। शील्ड का एक और प्रोजेक्ट था जो कि हाइड्रा का ही था और दुनिया के लिए बहुत विनाशकारी था। इस प्रोजेक्ट में 3 बड़े हेलिकैरियर्स थे जो कि बहुत खतरनाक थे और हाइड्रा के हाथ में आ जाते तो वो उससे एक शहर भी तबाह कर सकता था। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट इनसाइड। फिर निक फ्यूरी, जो कि बहुत बड़े जासूस है, उनको पता चलता है कि शील्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए निक फ्यूरी ब्लैक विडो और अपने कुछ साथियों के साथ एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। वो शिप शील्ड का ही था और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी प्रोजेक्ट इनसाइड की, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि निक फ्यूरी ने नकली गुंडे भेजकर उनको बंधवाया है। फिर कैप्टन वहाँ पे आते हैं और वो लड़ाई करके उन शील्ड एजेंट्स को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद ब्लैक विडो वहाँ की सीक्रेट फाइल्स कॉपी कर लेती है। कैप्टन अमेरिका ने एक नया दोस्त बनाया था जो था सैम विल्सन, जो कि एक रिटायर आर्मी ऑफिसर था और वो रोज़ सुबह कैप्टन के साथ जॉगिंग पे जाता था। निक फ्यूरी अगली सुबह उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं, लेकिन वो खुलती नहीं और उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होती है, जिससे कि वो तुरंत ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उन्हें प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकना पड़ेगा। इसलिए वो अलेक्जेंडर पियर, जो कि शील्ड के सीनियर मेंबर होते हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रोजेक्ट इनसाइड को डिले कर दो। लेकिन अलेक्जेंडर पियर इसके लिए नहीं मानते और उनकी निक फ्यूरी से बहस भी हो जाती है। इसके बाद जब वो घर पे जा रहे होते हैं तब निक फ्यूरी के ऊपर कुछ अटैक्स होते हैं और वहाँ पे आता है बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर, और वो निक फ्यूरी को इतना घायल कर देता है जिससे कि सबको लगता है कि निक फ्यूरी मर गए। कैप्टन अमेरिका और नताशा रोमनॉफ को बहुत बुरा लगता है कि निक फ्यूरी की डेथ हो गई, लेकिन निक फ्यूरी मरे नहीं थे, बल्कि वो शील्ड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद को मरा हुआ साबित करके उस पर रिसर्च कर रहे थे। कैप्टन अमेरिका को भी ये लग रहा था कि अब निक फ्यूरी मर गए हैं, लेकिन निक फ्यूरी ने अपने मरने के नाटक से पहले कैप्टन को सब कुछ बता दिया था कि शील्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उसको वही पेन ड्राइव देता है और उसको कहता है कि किसी को ये मत बताना कि मैं तुमसे क्या कहा है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका को अलेक्जेंडर पीएस बुलाता है। वो उसको कहता है कि निक फ्यूरी ने तुम्हें मरने से पहले जो कुछ भी बताया वो मुझे बता दो। हम दोनों मिलकर इस पे काम करते हैं और निक फ्यूरी के कातिल को हम ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कैप्टन अलेक्जेंडर को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जब वो लिफ्ट में होता है वहाँ पे रमलो और बहुत सारे गुंडे भी आ जाते हैं जिसे अलेक्जेंडर ने भेजा था। वो स्टीव रॉजर्स पे हमला करते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर्स उन सबको इतना मारता है कि उनकी नानी याद दिला देता है। उसके बाद बिल्डिंग से कूदकर वो बाहर भाग जाता है। अलेक्जेंडर से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक सुपर सोल्जर के आगे पूरी उनकी टीम धरी की धरी रह जाती है और कैप्टन अमेरिका वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर पीएस कैप्टन अमेरिका को शील्ड का गद्दार घोषित कर देता है और बोलता है कि वो जहाँ भी मिले उसको पकड़ के लाना है। वो बहुत सारे एजेंट्स को अलग अलग दिशा में भेज देता है और बोलता है कि कैप्टन अमेरिका को कहीं से ही पकड़ के ले आओ, क्योंकि ज़रूर फ्यूरी ने उसको कुछ ना कुछ तो बताया है। इसके बाद कैप्टन नताशा के पास जाता है और उससे पूछता है कि निक फ्यूरी ने तुम्हें क्या काम करने को कहा था और उस पेन ड्राइव में क्या है जो कि मुझसे ओपन नहीं हो रही। इसके बाद स्टीव और नताशा
उसे ओपन करने के लिए एक मॉल में जाते हैं। वहाँ पर नताशा को हाइड्रा का एक प्रोग्राम दिखता है जिसको वो ओपन नहीं कर पाते। स्टीव और नताशा को ढूंढने के लिए वहाँ पर कुछ अलेक्जेंडर पियर्स के एजेंट्स भी थे। स्टीव और नताशा उनसे बचकर बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो प्रोग्राम कहाँ पे बनाए, लेकिन उनको इतना तो पता था कि वो प्रोग्राम कहाँ से बनाए, इसलिए वो उस लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनको मिलता है हाइड्रा का सीक्रेट बेस। वहाँ पर डॉक्टर आर्निम जोला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन दोनों को सब कुछ बताता है कि शील्ड के पीछे हाइड्रा का हाथ है और हाइड्रा का लीडर है अलेक्जेंडर पियर्स, जो कि अपने आप को शील्ड का लीडर कहता है, लेकिन असल में वो हाइड्रा का मकसद पूरा कर रहा है। और वहाँ के लोग भी जो शील्ड के वफादार हैं वो भी हाइड्रा का काम कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट इनसाइड हाइड्रा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे कि वो शहर पे बॉम्ब्स गिराने वाले हैं, जिससे कि शहर तबाह हो जाएगा और उनके पास बहुत बड़ी पावर आ जाएगी। और वो निक फ्यूरी को भी इसलिए ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि निक फ्यूरी प्रोजेक्ट इनसाइड में रुकावट बन रहे थे। इस बात से स्टीव को बहुत धक्का लगा कि अभी वो हाइड्रा के लिए काम कर रहा है और उसको पता भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर आर्निम जोला का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस उन्हें उलझा रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर पियर्स ने उनकी लोकेशन ट्रैक करके उन पर एक बॉम्ब गिरा दिया था, जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा बेस तबाह हो जाता है। कैप्टन अमेरिका और नताशा घायल होते हैं और नताशा बेहोश हो जाती है। कैप्टन उसे उठाकर किसी तरीके से वहाँ से भागता है और वो दोनों बच भी जाते हैं। इसके बाद कैप्टन नताशा को उठाकर अपने उसी दोस्त सैम विल्सन के घर पर ले जाता है। फिर वो थोड़ी देर वहाँ पर रहते हैं और प्लान बनाते हैं। फिर वो बहुत रिसर्च करते हैं कि कैसे वो प्रोजेक्ट इनसाइड को बंद कर पाएँ और कहाँ से उन्हें इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसलिए वो शील्ड के यानी कि हाइड्रा के एजेंट जेस्पर सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं। वो उससे प्रोजेक्ट इनसाइड के बारे में पूछते हैं। हालांकि सिटवेल को सब कुछ पता था, लेकिन वो उसको नहीं बताता, इसलिए नताशा उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। लेकिन सैम विल्सन उसे उठा के ले आता है। सैम विल्सन अब उड़ सकता था क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल मशीन थी जो कि उसे हवा में उड़ाती थी, इसलिए वो बन गया था फैल्कन। फिर सिटवेल उन्हें सब कुछ बताता है कि प्रोजेक्ट इनसाइड दरअसल उनके दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए है। अगर कोई शहर भी हाइड्रा के खिलाफ गया तो प्रोजेक्ट इनसाइड उस शहर को तबाह कर देगा। प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकने के लिए कैप्टन, ब्लैक विडो और फैल्कन सिटवेल को लेकर एक कार से शील्ड के हेडक्वार्टर जा रहे होते हैं। तभी अलेक्जेंडर पियर्स अपने खास सोल्जर यानी कि विंटर सोल्जर को उनसे लड़ने के लिए भेजता है। विंटर सोल्जर आते ही सबसे पहले सिटवेल को मार देता है क्योंकि वो गद्दार था। इसके बाद उसकी कैप्टन से लड़ाई होती है। सब बहुत घायल होते हैं और लड़ाई के दौरान वो अपना पंच कैप्टन की शील्ड पे मारता है। उसका हाथ लोहे का था, लेकिन कैप्टन की वाइब्रेनियम शील्ड से टकराने के बाद भी उसका हाथ नहीं टूटता, इसलिए कैप्टन समझ जाता है कि उसका हाथ भी वाइब्रेनियम का है। इसके बाद उनकी लड़ाई चली रही थी। इसी बीच विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है। तब कैप्टन को पता चलता है कि असल में उनका दोस्त बकी बार्न्स है जो कि ट्रेन से गिर गया था। इसके बाद कैप्टन को बहुत बड़ा शौक लगता है कि उनका बेस्ट फ्रेंड बकी अभी भी जिंदा है। फिर हाइड्रा के एजेंट्स वो कैप्टन, ब्लैक विडो और फैल्कन को कार में बंद कर शील्ड का हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। लेकिन उनकी कार में मारिया हिल होती है जो कि निक फ्यूरी की पत्नी थी। वो बताती है कि निक फ्यूरी अभी भी जिंदा है और वो चुपके से उनको निकाल कर उस अड्डे पे ले आती है जहाँ पर निक फ्यूरी आराम कर रहे थे। उनकी हालत अभी भी बहुत ख़राब थी। इसके बाद वो बोलते हैं कि उन्होंने 3 चिप्स बनाई है जिससे कि प्रोजेक्ट इनसाइड के हेलिकैरियर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कि वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन अमेरिका म्यूजियम से अपना पुराना यूनिफॉर्म निकालते हैं। ब्लैक विडो रूह बदल के पियर्स के पास पहुँच जाती है और फैल्कन अपने विंग्स डाल के कैप्टन अमेरिका की मदद करता है। वहाँ पे कैप्टन अनाउंसमेंट कर देते हैं शील्ड और हाइड्रा एक ही है और जो शील्ड के वफादार हैं वो हाइड्रा के वफादारों को पहचानो और उनसे लड़ाई करो। ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे आप सबकी ज़रूरत है। इसके बाद जो अपने आप को शील्ड के एजेंट मानते थे वो हाइड्रा के एजेंट से लड़ जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत जोरदार लड़ाई शुरू होती है और ब्लैक विडो पियर्स को अरेस्ट कर लेती है। फिर वो हाइड्रा और शील्ड दोनों का डेटा उड़ा देती है इंटरनेट से और उन दोनों को ख़त्म कर देती है। इसके बाद निक फ्यूरी अपनी वो आई खोलते हैं जो कि इंजर्ड थी। दरअसल वो पासवर्ड थी उनके इंटरनेट का। इसके बाद वो हाइड्रा के असलियत इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। अलेक्जेंडर पियर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पे बैठे शील्ड के एजेंट्स को मार देता है जिनके अंदर उसने प्रोग्राम फिट करके रखा था। इसके बाद वो नताशा को मारने की धमकी देता है और वो उसके सहारे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निक फ्यूरी से गोली मार देते हैं जिससे कि पियर्स मर जाता है। लेकिन मरते मरते उसने हेलिकैरियर को आज़ाद कर दिया था जिससे कि वो पूरा शहर तबाह हो सकता था। कैप्टन और फैल्कन 2 हेलिकैरियर्स में निक फ्यूरी की वो चिप लगा देते हैं जिससे कि वो मारे हेली के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन वो तीसरे हेलिकैरियर में ये नहीं कर पाते क्योंकि विंटर सोल्जर वहाँ पे था और यहाँ पे एक लड़ाई होती है और विंटर सोल्जर फैल्कन के विंग्स तोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। फिर वो कैप्टन से बहुत देर से लड़ाई करता है, लेकिन कैप्टन जैसे तैसे करके वो आखिरी चिप उसमें लगा ही देता है जिससे कि मारिया हिल उन तीनों हेलिकैरियर्स को ब्लास्ट कर देती है और कैप्टन और बकी वहाँ से भाग जाते हैं और पानी में कूद जाते हैं। बकी बार्न्स कैप्टन को पहचानता नहीं था, लेकिन उसको लग रहा था ये मेरा कोई अपना है क्योंकि उसकी मेमोरी मिट चुकी थी।
लेकिन फिर भी वो स्टीव रॉजर्स को पानी से बाहर निकाल देता है और वो उसको सेफ जगह पे पहुंचा देता है। इसके बाद पुलिस हाइड्रा के एजेंट्स को पकड़ना शुरू करती है और निक फ्यूरी सबको ऐसा दिखाते हैं कि वो मर गए, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था कि निक फ्यूरी जिंदा है क्योंकि वो छुप के काम करना चाहते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स अभी भी अपने दोस्त बकी पांस को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन वो अपने दोस्त को सब कुछ याद दिला देगा। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें बैलेंस टकर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो सोकोविया नाम के एक शहर में लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था क्योंकि उसके पास लोकी का सेप्टर था जिसमें था माइंड स्टोन। उसने 2 जुड़वा भाई बहन पेट्रो मैक्सिमॉफ और वांडा मैक्सिमॉफ पे भी माइंड स्टोन की एनर्जी से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिससे कि उनको सुपर पावर्स मिल गई थी, जिससे पिएट्रो को मिली सुपर स्पीड की पावर और वांडा को मैजिकल पावर्स। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बकी उसी म्यूजियम में जाता है जहाँ पर उसकी फ़ोटो थी, लेकिन वो अभी भी नहीं पहचान पाया कि वो है कौन। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक कर देना, सभी अकाउंट से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इसके बाद मैं इसकी अगली मूवी भी जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।